Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma from Center for Advanced Studies, which is in Campus Institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am in Mechatronics department here. Today we are going to discuss the simple bending. So, it is very important topic. Already we have discussed a lot about the different stresses, strains, जो हम लोग ने बात की है यूनी एक्सियल स्ट्रेसिस की, बाई एक्सियल स्ट्रेसिस की, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसिस की, तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो किया है. नाउ इन सिंपल बेंडिंग, बिकॉज बेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस when we apply some load to the members, especially to the structural member or to the crucial or critical members of any machine or equipments. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जो करने वाली जो प्रोसेसेस हैं उसमें से एक बेंडिंग है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल बेंडिंग एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस आल्सो. सो दीज आर द आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर. We will discuss different types of bending like pure bending and simple bending. Bending क्या होती है, pure and simple bending में क्या difference होता है. इसके अलावा we will discuss the bending moment equation and we will know how to derive it. Another name of this bending moment equation, this is standard equation, and another name is flexural formula. So, what are the flexural stresses that we are going to see in this lecture also, and then we will take the numerical problem. So, like this we will proceed in this lecture. So, we can see first of all before proceeding ahead we should know what is bending actually. So, bending means हम कभी भी कोई भी एक अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रक्चर में वो बीम और एक कॉलम्स भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हम अभी लोग स्टार्टिंग फेज़ में ही हैं. अभी तक हम लोगों ने केवल एलिमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी है. तो अब हम आगे इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे तो उसमें हम लोग कॉलम्स भी पढ़ेंगे. कॉलम्स मीन्स वर्टिकल मेंबर एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर इज़ नोन एज द बीम. तो हम अगर कोई बिल्डिंग की बात करें या रेलवे ट्रैक्स की बात करें या फिर हम लोग ब्रिजेस की बात करें तो जितने भी हमारे सिविल स्ट्रक्चर हैं या मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ये दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक बीम और एक कॉलम्स. तो बेंडिंग की जब हम बात करें तो बीम्स के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बिकॉज बीम्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल जो मेंबर्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उस पर जो ऊपर से लोड लगता है उस लोड को कैरी करता है वो बीम. और अगर जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हम स्ट्रेन एनर्जी या थ्योरीज ऑफ फेलियर की अगर हम बात करेंगे अभी आगे, तो अगर इस तरीके से लोड लगता है उस पर और वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा बैंड कर देता है या फिर एक उसको एक्सीड करता है यील्ड पॉइंट को, तो व्हाट हैपन्स टू द बीम, बीम में कैरी दी रेजिडुअल स्ट्रेंस और उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है. जैसे हम लोग अगर यहाँ पे हम समझना चाहें कि सपोज़ करिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल बीम है और ये इसमें एक सपोर्ट लगे हुए हैं यहाँ पे. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. सो जस्ट ये किस तरीके से बीम है, जैसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अगर हम इसको रख लें तो ये दो सपोर्ट्स पे टिका हुआ है और जस्ट इट इज़ सिंपली पुट ऑन दी टू सपोर्ट्स. So, when you apply any load on this, so what will happen to this beam? तो अगर ये लोड इसको कैरी करेगा, बीम करेगा, तो इसके बीम के अंदर तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और इट माइट बी पॉसिबल कि अगर ये लोड ज़्यादा है तो इट मे कम टू लाइक दिस. सो दिस इज़ द बेंडिंग ऑफ बीम्स. सो बीम में बेंड, सो बेंड में से कर्वेचर आएगा, उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा. तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर हम इस बीम की बात करें, सो दिस इज द लाइन इज द सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका वो बहुत बड़ा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द स्ट्रेट लाइन. सो अगर ये बेंड करता है तो इसके अंदर फिर एक सर्कल का एक पार्ट बनेगा. लेट्स से कि अगर हम इसको कंप्लीट करें तो इट मे बिकम ए पार्ट ऑफ ए सर्कल. सो दिस इज़ द बेंडिंग ऑफ बीम्स. सो बेंडिंग मीन्स कि जब हम कभी भी कोई फोर्स लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है और अगर वर्टिकल सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मीन्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, सो द ऑब्जेक्ट में बेंड. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग. सो इसमें भी दो तरह की बेंडिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. तो एक प्योर बेंडिंग होती है और एक सिंपल बेंडिंग होती है.
तो बेंडिंग किस तरीके से है कि जैसे अगर कोई सरफेस है उसको आप बेंड कर रहे हो, तो उस सरफेस में लेट्स से कि ये एक बीम है और ये जो बीम है वो डिफरेंट लेयर से मिलके बना है. सो व्हेन यू ट्राई टू बेंड इट, सो इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन लेयर के बीच में अगर शेयरिंग होती है, इसका मतलब शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है. तो अगर शेयर स्ट्रेस ना हो, डेवलप ना हो और वो परफेक्टली कोई किसी तरह का रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी भी ना हो लेयर्स के बीच में, तो जो बेंडिंग होगी वो कैसी होगी? ये जो बीम बेंड करेगा वो बिल्कुल परफेक्टली सारी की सारी जो लेयर्स हैं वो उनमें आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. तो इस तरह की जो बेंडिंग होगी, दैट बेंडिंग वुड बी द प्योर बेंडिंग. ठीक है, तो उसमें कोई शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होना चाहिए, राइट. एंड अनदर इज simple bending. Simple bending means what may happen. Let us take another beam. Let us consider this beam. So इसका जो एक क्रॉस सेक्शन है उसका जो मिडिल पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? अगर हम दूसरा बीम इसको देखें, अगर आप सोचो कि ये टॉप सरफेस अगर हम देखना चाहते हैं, तो लेट से द टॉप सरफेस ऑफ दिस बीम इज दिस इज द टॉप सरफेस. और अगर लोड, इसकी जो सेंटर लाइन कहाँ पे होगी? ये सेंटर लाइन होगी इसकी. तो अगर लोड इस सेंटर लाइन पे लग रहा है, ये एक सपोर्ट है, और अगर इस पे लग रहा है तो क्या होगा? तो बीम क्या है कि वो उस सेंटर लाइन के अबाउट, वो सेंटर लाइन ही इसका कर्व बने. तो ये सेंटर लाइन पे लोड लग रहा है अगर, तो क्या होगा? केवल बेंडिंग होगी. अभी हम शेयर ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बेंडिंग की बात कर रहे हैं. और अगर ये लोड हम इस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन पे ना लगाएं, इसको इधर लगा दें या इधर लगा दें, सो व्हाट इट विल प्रोड्यूस? इट मे प्रोड्यूस द टॉर्क. लेट्स से कि वो यहाँ पे नहीं लग रहा है और इसे थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी पे यहाँ पे लगा, तो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से कुछ भी फोर्स है, लेट्स से F फोर्स इज एक्टिंग एंड इट इज हैविंग एन इसेंट्रिसिटी ऑफ लेट्स से E. सो F इंटू E क्या मिलेगा आपको? F इंटू E मीन्स मूवमेंट एक मिलेगा आपको, और वी कैन से एक ट्विस्टिंग टॉर्क मिलेगी. तो वो क्या करेगी? इसको इधर की तरफ ट्विस्ट कराने की कोशिश करेगी. सो इट मीन्स इन दिस काइंड ऑफ केस, और इस तरह की जो बेंडिंग होगी उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें बेंडिंग तो मिलेगी पर उसके साथ ट्विस्टिंग भी मिलेगी. मतलब अगर हम बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों एक साथ मिल रही हैं, देन इट इज़ नॉट सिंपल बेंडिंग, then it becomes little bit complicated to analyze. We will combine these bending and torsion together. We will study the pure torsion also in the later on in the subsequent lectures, but today we are going to discuss only the case of pure or simple bending. तो हम यहाँ पे pure और simple bending means we have combined कि neither we are considering the shear stresses are zero. Also we are considering this case that load is being applied at the center line, or we can say the centroidal plane. So it means the simple bending, when the load producing the bending, the load which is producing the bending lies in the centroidal plane and no torsion exists, then this kind of bending is known as the simple bending. So जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा, m upon I is equal to sigma upon y is equal to E upon r. This is also known as flexural formula. Why it is flexural formula? Because इसमें flexural stresses induce होती हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा. उससे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को जब ड्राइव करते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशंस हम लोग लेते हैं. सो दीज एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट एजम्पशन है कि मटीरियल इज एज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. मतलब अगर जब हम इस पे अप्लाई करते हैं, जब हम सिंपल टेंशन की बात, सिंपल बेंडिंग की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा मटेरियल है वो होमोजीनियस होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी होनी चाहिए, उसके अंदर होमोजीनियरिटी होनी चाहिए. दूसरा आइसोट्रोपिक, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की वो हर डायरेक्शन में सेम हो.
तो अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जो भी वैल्यू है दैट शुड रिमेन सेम. सो मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एज वेल एज आइसोट्रोपिक. तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, पहला एजम्पशन, इंपॉर्टेंट एजम्पशन. दूसरा, ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग. ऐसा ना हो जैसे बिस्किट के पैकेट्स आप लो, अगर बिस्किट के पैकेट का कोई भी एक रेक्टेंगुलर बिस्किट्स के पैकेट अगर आप लेते हो, सो इफ़ इट इज़ बिहेविंग लाइक ए बीम, आप उसको ऐसे रख दीजिए और उसको आप फिर यहाँ पे बेंड करने की कोशिश करिए, तो उसके जो बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स मतलब एक प्लेन की तरह हम क्या करते हैं कि एक बहुत सारे प्लेन्स को साइड बाय साइड रखते चले जाएं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा. तो अगर हम बिस्किट के पैकेट को अगर हम बेंड करते हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग, तो जो बिस्किट है ड्यूरिंग बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो इट इज़ रिटेनिंग इट्स शेप, वो रेक्टेंगुलर एक प्लेन की तरह काम कर रहा है. तो वही केस यहाँ पे कि जो ये प्लेन है इसके डिफरेंट, ये वाला प्लेन, एक प्लेन यहाँ पे होगा, तो ये जो प्लेन्स हैं वो बेंडिंग के, जैसे ये वाला अगर बीम बेंड करता है, लेट्स से कि यहाँ पे ये बीम बेंड करे अगर, तो इसका जो ये प्लेन है इट शुड रिमेन प्लेन. ऐसा ना हो कि वो शेयर ऑफ हो जाए या उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाए, तो वो सेम रहना चाहिए. ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं अगर मटेरियल होमोजीनियस होगा. सो ऑल दीज कंडीशंस आर फॉर आइडियल कंडीशंस. मैं ये नहीं कहता कि फिजिकली वी कैन नॉट अचीव ऑल दोज थिंग्स, बट टू डिराइव दिस फॉर्मूला we have to take some assumptions. So these are the assumptions which we generally take. The radius of curvature of the beam before bending is very large in comparison to the transverse dimensions of the beam. Transverse dimensions beams की ये हैं और radius of curvature बहुत बड़ा है. ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बेंड कर दें उसको, अगर बेंड कर देंगे तो डेफिनेटली इट विल गो टू दी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और फिर वो सारी प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं कर पाएगा, वो होमोजीनियस नहीं रह पाएगा, वो आइसोट्रोपिक बिहेवियर नहीं रख पाएगा अपनी प्रॉपर्टीज़ का. The इलास्टिक लिमिट इज़ नो वेयर एक्सीडेड. इलास्टिक लिमिट नहीं मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जाना है हमें. यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन. क्योंकि ये बेंडिंग होती है, मैं बताऊंगा कि इट इज़ द केस ऑफ टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोथ. इसमें दोनों तरह की स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, इसलिए इसमें दोनों ही स्ट्रेसेस जब साथ में इंड्यूस होती हैं दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द फ्लेक्सरल फार्मूला. अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वो दोनों स्ट्रेसेस साथ में इंड्यूस हो रही हैं. उसके अलावा the resultant push or pull across a transverse section of the beam is 0. मतलब किसी भी ट्रांसवर्स सेक्शन पे, जैसे अगर हम बिस्किट की बात करें या प्लेन की बात करें, उस प्लेन पे नेट पुल और पुश जो भी है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए किसी भी एक डायरेक्शन में. तो उसमें कोई पुलिंग और कोई पुशिंग नहीं होनी चाहिए. द रिजल्टेंट पुश और पुल अक्रॉस द सेक्शन शुड बी 0. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल about an axis passing through the centroid of the section and parallel to the plane of the bending. तो जो हमारा जो ट्रांसफर सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए. जैसे यहाँ पे हमारा अगर जो भी एरिया है इसका डायमेंशंस हैं इसका b इंटू डी, सो इट शुड रिमेन सेम. यहाँ पे भी b इंटू डी होगा. वो बीम्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन होते हैं वो अलग हैं, पर लेकिन हम जब प्योर बेंडिंग की बात करते हैं तो वो यहाँ पे ये है कि जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है दैट शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम. तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो हम जनरली लेके चलते हैं जब हम इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं. तो इसमें ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द फ्लेक्सरल फार्मूला. इसमें 6 टर्म्स हैं, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिराइव इन दिस फार्मूला. तो इसमें क्या है, m इज़ क्या है, m इज़ द बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये हमारा मूवमेंट है, डिफरेंट कंडीशंस के लिए होता है. बहुत सारी कंडीशंस हैं, अलग तरह के बीम्स हैं. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे तो हमको समझ में आएगा. आई क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन दी क्रॉस सेक्शन. वो क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम पे डिपेंड करेगा. बीम सर्कुलर है तो कुछ और होगा, बीम अगर रेक्टेंगुलर है तो कुछ और होगा, बीम अगर ट्रायंगुलर है तो कुछ और होगा, बीम अगर आई सेक्शन है तो कुछ और होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन दी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बेसिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, 12th में भी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं. लेट्स से कि बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ. जैसे ये B है, ये H है, ये क्रॉस सेक्शन है किसी बीम का, तो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बिकम BH3/12. सो दिस टाइप ऑफ फार्मूले वी हैव टू रिमेंबर. तो जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वी विल गेट दी मोर फार्मूलेज.
उसके बाद सिग्मा और वाई। तो मैं एक आपको सिंपल केस बताता हूँ। तो लेट्स से दिस इज द बीम, एक बीम का क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने और इसको यहाँ पे इसको कट किया, मैं कट नहीं किया, मतलब ये सेक्शन में ले रहा हूँ। अगर हम इसको बेंड करते हैं तो इट मे बिकम लाइक दिस। तो जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस ये है, मिडिल में होगी b/2 इधर, h/2 इधर, तो ये h/2 h/2। अब अगर हम देखें कि लेट्स से कि ये वाली हम जो लाइन थी, लेट्स से कि ये a b c d है, तो जब ये लाइन अगर हम ये लेते हैं तो ये a डैश पॉइंट हो गया, ये b डैश पॉइंट हो गया, ये c डैश पॉइंट हो गया, ये d डैश पॉइंट हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम बेंड करते हैं किसी भी बीम को तो व्हाट इज़ हैपनिंग, तो जो ये ऊपर का जो फाइबर है वो आप देखो, इसको ऐसे बेंड किया तो इस वाले फाइबर में कंप्रेशन होगा। आप प्रैक्टिकली भी अगर करके देखेंगे, किसी चीज़ को फोल्ड करेंगे, लेट्स से कि एक नोटबुक है, नोटबुक में बहुत सारी लेयर्स हैं, पेपर्स हैं ना उसमें बहुत सारे, तो वो जो लेयर्स हैं जब आप उसको बेंड करते हो तो जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कंप्रेशन में आती है, मतलब उसका टेंडेंसी होगी कि उसका साइज़ कम हो, लेकिन वो अपने साइज़ को रिटेन करने की कोशिश करेगी। दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग सम फोर्स ऑन योर थंब एंड फिंगर्स। और जो नीचे वाला जो फाइबर है, तो हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना है, बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें, तो ऐसी जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी इस वाली कंडीशन में उसका क्या होगा, वो स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी, उसकी लंबाई बढ़ने की कोशिश होगी। तो ये इसमें क्या डेवलप होगा, इसमें टेंशन डेवलप होगी। तो इस टेंशन को रोकने के लिए व्हाट दिस बीम विल ट्राई टू जनरेट इन इटसेल्फ, वो एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा, ऊपर वाले में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करेगा। इसका मतलब ऊपर वाला जो फाइबर है उसका साइज़ छोटे होने की टेंडेंसी होगी और इसका वाला जो साइज़ की बड़े होने की टेंडेंसी होगी। इसका मतलब इन यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो फाइबर है उसकी साइज़ छोटा हो रहा है और यहाँ पे साइज़ बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं एक ऐसा लेयर होगी जिसमें ना तो साइज़ बढ़ेगा ना घटेगा। सो दैट लेयर इज नोन एज द न्यूट्रल एक्सिस। इसी एक्सिस को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो लेट से ये है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि बेंडिंग के केस में दोनों स्ट्रेसेस एक साथ इंड्यूस होती हैं, तो जब कॉम्बिनेशन होता है दोनों स्ट्रेसेस का एक साथ, देन दैट कंडीशन इज नोन एज द फ्लेक्सरल कंडीशन। और जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस। फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस, दैट इज वाई दिस फार्मूला इज नोन एज द फ्लेक्सरल फार्मूला। इसलिए इसको फ्लेक्सरल फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि बेंडिंग एक ऐसा केस है जिसमें कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों साथ में होती हैं। और जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर किसी तरह की कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि ना तो उसका साइज़ बढ़ेगा ना उसका साइज़ घटेगा। इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेन जीरो है, और जब स्ट्रेन जीरो होगी तो उसके अंदर स्ट्रेस जीरो होगी, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो अगर स्ट्रेन ही ज़ीरो है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा भी ज़ीरो हो जाएगा, तो कोई स्ट्रेस नहीं होती है। अब हमको इस फॉर्मूले में क्या ड्राइव करना है कि हम एक कहीं पे एक लेयर एज्यूम करेंगे जो कि यहाँ से y दूरी पे होगी, तो उस दूरी के लिए ये इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। तो m इज द बेंडिंग मोमेंट, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन, सिग्मा इज द स्ट्रेस विच इज एट ए फाइबर विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो हम इस फाइबर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिग्मा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे तो जीरो होगा, यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगी। E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल जिसका ये बीम बना हुआ है, और R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिस अगर हम बेंड करते हैं तो ये एक किसी सर्कल का पार्ट होगा, तो उस सर्कल का सेंटर अगर यहाँ पे है तो इसकी रेडियस जो है ये, सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये एक 6 जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में एक ये फार्मूला है और इसको हम ड्राइव करेंगे। तो अगर हम देखें तो इनिशियली ये वो बीम है, इसका हम लोगों ने ये वाला पोर्शन कंसीडर किया है ए बी सी डी, उसको जब हम बेंड करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, और ये जो दूरी है ये y दूरी है। तो इसका मतलब जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे है, न्यूट्रल एक्सिस हमारी ये है, जो EF है वो न्यूट्रल एक्सिस है। लेट से
इट इज़ द क्रॉस सेक्शन। तो उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, इसको क्यों लिया इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये डी ए हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, पहले डी ए पे लेंगे फिर पूरे एरिया पे लेंगे। तो हमने इसको जब बेंड किया, इनिशियली जो इसके अंदर फाइबर्स थे उनकी लेंथ क्या थी, ई एफ, जी एच, ए बी, डी सी डी, ये सारे फाइबर की लेंथ क्या है, बराबर है। और जब हम इसको बेंड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जो फाइबर है उसकी लेंथ कम होगी और जो नीचे वाला फाइबर है उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो हमारा D1 C1 ये वाला जो फाइबर है उसकी लेंथ कम होगी DC से, और जो हमारा A1 B1 है ये जो फाइबर है इसकी लेंथ हमारी AB की जो लेंथ है उससे इसकी लेंथ देखो बढ़ गई है। इसका मतलब जो अभी हम क्या है नीचे की तरफ हमें इस फाइबर पे फोकस करना है, G1 H1 पे। इनिशियली इट वाज GH और अभी क्या है ये G1 H1। इसका मतलब पहले ये जो फाइबर था इसकी लेंथ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर थी, अब इसकी लेंथ जो है न्यूट्रल एक्सिस से बड़ी हो गई होगी डेफिनेटली, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है और न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेन नहीं होती, कोई इलांगेशन नहीं होता, कोई स्ट्रेन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे जो सिग्मा है वो 0 है। तो इसका मतलब हम इसमें अगर स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाहें तो व्हाट वुड बी द स्ट्रेन, स्ट्रेन वुड बी इक्वल टू G1 H1, यानी फाइनल लेंथ क्या है, चेंज इन डायमेंशन, G1 H1 माइनस GH, तो G1 H1 माइनस GH अपॉन ओरिजिनल लेंथ GH। तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेन, स्ट्रेन वुड बी इक्वल टू G1 H1 अपॉन, अब GH क्या है, देखिए GH किसके बराबर है, EF के बराबर है, तो हमने यहाँ पे EF पुट कर दिया। तो इसका मतलब G1 H1 अपॉन EF माइनस 1, तो क्या होगा G1 H1 क्या होगा, अगर हम इसको थीटा लेके चलें और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस तक ये R है, तो अगर हम R की बात करें, अगर ये है, ये थीटा है और ये R है, सो व्हाट वुड दिस डिस्टेंस विल बिकम R थीटा। और अगर हम एक ऐसी आर्क लें जो यहाँ से y डिस्टेंस आगे हो, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस वाई इंटू थीटा, राइट। सो G1 H1 कितना हो जाएगा, R प्लस वाई इंटू थीटा। तो ये देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करें, अगर G1 H1 अपॉन EF, तो यहाँ से अगर G1 H1 अपॉन EF की वैल्यू अगर हम देखें तो G1 H1 कितना है, R प्लस वाई थीटा, और अपॉन EF कितना है, EF इसके बराबर है तो वो R थीटा, तो इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज R प्लस वाई अपॉन R। तो G1 H1 अपॉन EF इज इक्वल टू R प्लस वाई अपॉन R, तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट R प्लस वाई अपॉन R माइनस 1, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन R। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल E इंटू वाई अपॉन R, उस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। सो व्हाट यू आर गेटिंग दिस, तो सिग्मा अपॉन वाई E अपॉन R, हाफ ऑफ इक्वेशन यू हैव प्रूव्ड। ये देखिए दिस टर्म वी हैव प्रूव्ड। अब यहाँ से अगर हम देखें, जब आप एक बार बीम बना लेते हैं तो आपके पास E इज़ कांस्टेंट, Y आपने जब ये लेयर ले ली तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कांस्टेंट, और E कांस्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने बेंड कर दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट, इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन R इंटू वाई, तो y पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते रहेंगे, फाइबर न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते रहेंगे, यू विल गेट मोर स्ट्रेस। तो इसमें सिग्मा किस पे डिपेंड कर रही है, y पे, R पे, जो उसके डिस्टेंस है y पे। अब अगर हम यहाँ पे देखें दिस फार्मूला वी हैव डिराइव्ड, अगर हम अब छोटा सा एक एलिमेंट की बात करें, जो ये एलिमेंट है DA, तो अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इस पे एरिया कितना लग रहा है और कितना इस पे फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा इंटू DA। तो अगर हम यहाँ से देखें कि सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन y2, सो इट विल, दिस इक्वेशन विल गो लाइक दिस। So you will get sigma is equal to this. So just rearrange these terms. So you will get the total force is how much,
that would be sigma 1 y upon y 1 dA is equal to sigma 1 upon y 1 sigma into y dA. So, this is the force. Now, if you want to calculate the moment, you multiply y, force into distance. So, then this equation will become y square dA. So, upon integration what you are getting? You are getting sigma 1 upon y 1 sigma y square dA. So, what is this term? If you remember, this is the moment of inertia. So, what you are having here m upon I is equal to sigma 1 upon y 1 is equal to, if you use this equation, then what you are getting is equal to sigma upon y. So, it means is equal to m upon I is equal to sigma upon y. So, this is the second part of the equation. So, this is the bending moment equation. This way we have derived it. So, m upon I sigma upon y E upon r. If we know any 4 terms out of this, we can calculate the remaining 2 terms. And another important term is section modulus. So, section modulus is I by y. So, this term is known as the section modulus. So, I upon y, and section modulus represents the strength of the beam, right. So, how much strength a beam has, that can be calculated by Z, and if you want to compare different beams, so then we can calculate the Z. Z is straightforward equal to the I moment of inertia divided by the y. So, that will give you the section modulus, and if you want to calculate the Z for this rectangular, so you can put y is means y max, and for this y max is, let us say this is the depth d. So, y max will be how much? D by 2. So, that will give you the section modulus. Now, we will take small numerical problem. A rectangular beam. So, rectangular beam is this, let us say its cross section is this, and it is 6 by 4 centimeter, and it is 2 meter long. Let us say it is simply supported. So, this we have to remember, and we have to use the previous lectures formulae, and it carries a load of 1 Newton at mid span. So, here 1 kilonewton is there. So, 1 meter 1 meter. Now, he is asking us to calculate the maximum bending stress. So, what is the maximum bending stress? So, for that we have to apply the bending equation. So, this is the standard formula for simply supported beam when a point load is applied at the mid span. So, this is the formula W L by 4. So, W is 1 kilonewton, length is given 2 meter 4. So, when you apply that, where you put those values in this, you can calculate m is equal to 0.5 kilonewton per meter, kilonewton meter. Then I B h cube by 12 standard. So, this is the B, this is the H, 6 into 4 cube by 12, and you convert it into the SI unit, you will get the I. So, apply this equation m upon I sigma upon y, m you have calculated, I you have calculated, sigma you want to calculate, and y. So, if it is talking about maximum, maximum की बात कर रहा है ना वो, तो maximum means कि let say ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे इंड्यूस होगी, इस वाले फाइबर पे या इस वाले फाइबर पे. तो इसका मतलब y कितना हो जाएगा आपका, y max would be equal to 2, whatever 2 millimeter, right. So, you put that value here, y max you put. So, this is the y max, you will get this is the bending stress. So, this was all about the bending equation. Like this you can calculate, you can do more practice at your home. Thank you for listening. Thank you so much.